नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में दिखा दबाव। निफ्टी बैंक फार्मा इंडेक्स गिरकर बंद। मेटल शेयर्स में रही खरीदारी। जीएसटी रेट कट की वजह से दिवाली पर एक दशक की सबसे ज्यादा बिक्री, लेकिन जीएसटी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, गलत किया तो खैर नहीं, सही किया तो कोई भय नहीं। 17वें रोजगार मेले में पीएम मोदी ने 51,000 से ज्यादा युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। बोले, युवाओं के लिए बड़े रोजगार के मौके। जीएसटी बचत उत्सव से भी बड़ी नौकरियां। पूरे बिहार को संदेश है, फिर एक बार एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार। कहा, फिर से बनेगी एनडीए सरकार। महागठबंधन को गठबंधन बताकर साधा निशाना। कहा, जमानत पर चलने वाले नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चुराने में जुटे। अरे बिहार का बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? महागठबंधन का सीएम फेस बनने के बाद तेजस्वी यादव का बीजेपी पर वार। सहरसा की रैली में बोले, बिहार को बिहारी चलाएगा, बाहरी नहीं। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा खराब। कई इलाकों में AQI 300 के पार। दिल्ली सरकार कर रही है आर्टिफिशियल बारिश कराने की तैयारी। क्लाउड सीडिंग का पहला ट्रायल सफल। नहीं रहे भारत के दिग्गज एड गुरु पद्मश्री पीयूष पांडे। 70 साल की उम्र में मुंबई में ली आखिरी सांस। हमारा बजाज, मिले सुर मेरा तुम्हारा से लेकर अब की बार मोदी सरकार जैसे स्लोगन के लिए रहे चर्चित पीएम मोदी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई जानी मानी हस्तियों ने जताया शोक। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 345 पॉइंट गिरा, वहीं निफ्टी 96 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी प्रेशर देखने को मिला। बाजार में आज कैसा रहा कारोबार, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन लगातार हम पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे थे, बाजार में एक हमें बढ़त के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आज वो जो स्ट्रीक है 6 दिन की वो टूटती हुई नजर आई है और बाजार आज बेयर्स की जो ग्रिप है वहां पे आता हुआ नजर आया। निफ्टी में देखिए 0.5% की कमजोरी आपको दिखेगी। भाई बैंक निफ्टी कमजोरी में भी फ्रंट फुट पे ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। करीब करीब 1% की गिरावट यहां पे भी देखने को मिली है और साथ में मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जो गिरावट है वो गहराती हुई नजर आई है। अगर यहां पे सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो मेटल शेयर्स में अच्छा खासा रुझान आज के सत्र में हमें देखने को मिला है, लेकिन एफएमसीजी पैक में आज जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ नजर आया, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर। अपार्ट फ्रॉम द डिफेंस शेयर्स में अच्छी खासी तेजी है और जो ऑयल एंड गैस है वो भी हल्की बढ़त के साथ आज बंद होता हुआ नजर आया है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स में हिंडाल्को मेटल सेक्टर के चलते हुए यहां पे दमखम दिखा है। भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक और ओएनजीसी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की यहां पे बात कर ली जाए तो सिप्ला खबर अच्छी थी, लेकिन मार्केट ने एंटिसिपेट इसे काफी पहले ही कर लिया था, जिसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैक्स हेल्थ केयर और अल्ट्राटेक सीमेंट में कमजोरी का सत्र रहा है। अब बात करते हैं मिड कैप की। बढ़ने वाले शेयर्स में कमिंस इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन, भारत डायनामिक्स और साथ ही साथ कोचिन शिपयार्ड जो 79,000 करोड़ का प्रपोजल है इक्विपमेंट्स को लेके, उसके बाद डिफेंस शेयर्स में ये बढ़त का रुझान देखने को मिला है। लूजिंग साइड में सुप्रीम इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, मैक्स हेल्थ केयर और पतंजलि फूड्स में एक गिरावट का सत्र आज देखने को मिला, लेकिन ऑल इन ऑल बात करें तो बाजार में डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर पड़ रही है। चलिए अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस सेक्टर को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 79,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट खरीद को मंजूरी दे दी है। इस रकम से क्या क्या खरीदा जाएगा और किन डिफेंस कंपनियों को इससे फायदा मिलेगा, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। भारत की जो सैन्य शक्ति है लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कि आपने बताया कि 79,000 करोड़ की खरीद होने वाली है, तो इससे बहुत सारी कंपनीज पर फायदा होगा
और जो शक्ति है, भारत का बल है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो नाग मिसाइल सिस्टम, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं, जिसका काम दरअसल अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा। क्या करना है कि जो दुश्मन के ठिकाने होते हैं, बंक्स बने होते हैं, साथ में अगर आप देखें तो टैंक्स बनी होती हैं, इन्हें दूर से डिस्ट्रॉय कर पाएगा। इसकी रेंज बड़ी तगड़ी है, पूरा तरीके से इंडिजीनियस है, बड़ा फायदा है। कौन बनाएगा? BDL। ये स्टॉक पर नजर रखेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्राउंड बेस्ड मोबाइल ELINT, ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन के कोई हथियार हैं या फिर कोई उपकरण है या सिग्नलिंग सिस्टम्स हैं, इससे डीकोड करके पकड़ पाएगा, ट्रेस कर पाएगा कि हाँ दुश्मन कहां पर है। तो उसका एक बड़ा बेनिफिट यहां पर देखने को मिलेगा। 2 कंपनीज हैं, एक BEL है और दूसरी है एस्ट्रा माइक्रो, जो इन इक्विपमेंट्स को बनाती हैं। दोनों को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, ये दरअसल अगर आप देखें तो ऑलरेडी टाटा मोटर्स हैं, BEML है, अशोक लेलैंड, ये ऑलरेडी बना रही है। अब क्या काम होगा इनका कि जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना है, और साथ में अगर आप देखें तो हैंडलिंग की सुविधा यहाँ पर देखने को मिलती है। ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो नौसेना के लिए भी काफ़ी सब कुछ है, जैसे लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स यानी LPDs। इसमें अगर आप देखें तो फ़ायदा ये होता है कि जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं और नेवी दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होता है। अब साथ में ये भी है कि एयरफोर्स और नेवी के बीच में भी जो तालमेल है वो बेहतर तरीके से होता है। अब इसमें ऑपरेशंस के अलावा अगर आप देखें तो राहत कार्य में भी इनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत अच्छे विजुअल्स। साथ में किसको फ़ायदा होगा? मझगांव डॉक है, LNT है, कोचिन शिपयार्ड है, तीनों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आती है। साथ में अगर आप देखें तो 5 to 30 mm नेवल सरफेस गन्स, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल अगर आप देखें तो जो छोटी पनडुब्बियां हैं या फिर छोटे जो ऑपरेशंस हैं, इन्हें करने के लिए इसका इस्तेमाल है। कौन बनाता है? टॉर्पीडोज बनाता है, BDL है, गार्डन रीच है, BEL। यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। साथ में अगर आप देखें तो और जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, रडार्स हैं, इंफ्रारेड्स हैं, इसका भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अगर आप देखें तो इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST पर बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि GST में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज CGST भवन गाजियाबाद के उद्घाटन के मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार दिवाली पर 1 दशक की सबसे ज्यादा बिक्री देखने को मिली है, लेकिन CBIC के अधिकारियों को लगातार निगरानी रखनी होगी ताकि GST कटौती का फायदा लोगों को मिलता रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि नवंबर में GST ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। वित्त मंत्री ने कर्मचारियों से कहा कि गलत किया तो खैर नहीं और सही किया तो कोई भय नहीं। कुछ गलत लोगों की वजह से पूरे संस्थान की छवि पर धब्बा लग रहा है। It sends a clear message that misconduct, dereliction of duty or unethical behavior will not be tolerated. I think it's very important. And we can't afford on this to be laid back. Prolonged proceedings, which I find very frequently to my irritation, particularly if they are innocent. For those wrongfully accused, early closure brings relief and restoration of dignity. The motto for disciplinary matters therefore should be, गलत किया है तो खैर नहीं, सही किया तो कोई भय नहीं। साथ ही आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें रोजगार मेला में 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर बांटे हैं। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं। रोजगार मेले के जरिए 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र अब तक दिए जा चुके हैं। GST उत्सव रोजगार उत्सव में बदल रहा है। ये GST बचत उत्सव रोजगार उत्सव में भी बदल रहा है। अभी हमने देखा धनतेरस, दीपावली पर जिस तरह रिकॉर्ड बिक्री हुई है, नए नए रिकॉर्ड बने, पुराने रिकॉर्ड टूटे। ये दिखाता है कि कैसे GST में हुए रिफॉर्म ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है।
चलिए एक अहम खबर आपको बता दें, अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो एक खबर जरूर जान लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है फ्लाइट में पावर बैंक ले जाना मुश्किल हो जाए। दरअसल हाल ही में इंडिगो की दिल्ली दीमापुर फ्लाइट में उड़ान के दौरान पावर बैंक में आग लगने की घटना को सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने गंभीरता से लिया है और नई सुरक्षा गाइडलाइंस पर काम भी शुरू कर दिया है। इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो रोहन, क्या तैयारी की जा रही है? पावर बैंक्स की बात करें तो जरूरत बन गया है, क्योंकि मोबाइल कंजम्पशन इतनी ज्यादा होती है, लेकिन फ्लाइट में इसे क्यों रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? जी, अभी जो मौजूदा नियम कहते हैं आप इसे हैंड बैगेज में ले जा सकते हैं, लेकिन हाल में ही दिल्ली दीमापुर की फ़्लाइट में एक घटना हुई जहां जो हैंड बैगेज में एक पावर बैंक होने की वजह से उसमें आग लगी। हालांकि क्रू ने उसमें जो है समझदारी दिखाते हुए उस पर काबू पा लिया था, लेकिन इसके बाद DGCA ने इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है और उस पूरे रेगुलेशन को रिव्यू कर रही है। 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि या तो जो पावर बैंक है उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए, आप ना तो हैंड बैगेज में ले जा सकते हैं, ना ही जो है अपने लगेज में ले जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो कम पावर वाले या जो छोटे साइज़ के पावर बैंक हैं उन्हें अलाउ किया जाए, क्योंकि कई सारे जो एयरलाइंस हैं वो इस तरह का कदम उठाते हैं। 100 वॉट आवर से कम के जो पावर बैंक है उन्हें अलाउ किया जाए, इस प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है। एक तीसरा ऑप्शन भी है, उसमें यह है कि आप ना तो आप जो ऊपर ओवरहेड केबिन है वहां आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप सामने अपने जो रख सकते हैं उसको भी अलाउ किया जा सकता है। तो ये 2-3 जो विकल्प है उन पर विचार किया जा रहा है, लेकिन कई सारे हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे एयरलाइंस हैं, कतर एयरवेज है, कैथे पैसिफिक है, इसके अलावा एमिरेट्स है, इसके अलावा सिंगापुर एयरलाइंस है, इन सब ने कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया है और अब DGCA इन सबको रिव्यू कर रही है और आने वाले कुछ दिनों में एक नया गाइडलाइन ला सकती है और मोस्ट लाइकली ऐसा इस बात की संभावना है कि जो रिस्ट्रिक्शन है वो पावर बैंक के ऊपर बढ़ने जा रहा है। जी रोहन, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास वापस लौटेंगे दूसरी खबर के लिए। इस बीच आपको बता दें, UAE का लुलु ग्रुप भारत का सबसे बड़ा मॉल अहमदाबाद में बनाने जा रहा है। इसमें एक साथ 60,000 लोग शॉपिंग कर पाएंगे। ये मॉल करीब 3 साल में बनकर तैयार होगा। तो क्या खास होगा इस मॉल में, ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं केतन जोशी। इस वक्त मैं अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप जो खुली जमीन देख रहे हैं वहां पर देश का सबसे बड़ा मॉल 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। UAE के लुलु ग्रुप ने यह जमीन 3,000 करोड़ में अहमदाबाद नगर निगम से खरीदी है, जहां पर 30 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ बहुत बड़ा मॉल बनने जा रहा है। इस मॉल के अंदर 300 नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड रहेगी और कम से कम 3,000 लोग एक साथ खाना खा सके उतना बड़ा फूड कोर्ट होगा। 60,000 लोग एक साथ शॉपिंग कर पाए उतना बड़ा एरिया ये फैला हुआ होगा। इनके मालिक है वो मूल केरल के रहने वाले हैं और अहमदाबाद के साथ उनकी काफ़ी यादें भी जुड़ी हुई है। लुलु ग्रुप के CMD यूसुफ अली के फादर यहाँ किराने की दुकान रखते थे और अहमदाबाद में यूसुफ अली ने कुछ पढ़ाई भी की है। भारत सरकार ने उनको 2008 में पद्मश्री दिया है और अबू धाबी सरकार ने उनको वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया है। अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम और 2036 में ओलंपिक गेम आ रही है। इसके मद्देनजर और अहमदाबाद का जिस तरह से डेवलप हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए भारत का सबसे बड़ा मॉल निर्माण करने का यहाँ पर फैसला किया गया है। केतन जोशी, चलिए अब बात करते हैं दिल्ली NCR की, जहां दिवाली के बाद हवा इतनी जहरीली हो गई है कि अब सरकार बेमौसम बरसात कराने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में पहली बार आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी। दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग का पहला सफल ट्रायल पूरा कर लिया है। डिटेल्स के लिए रोहन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो रोहन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति क्या है और दिल्ली सरकार आर्टिफिशियल रेन को लेकर क्या कुछ कदम उठा रही है? जी, ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि प्रदूषण से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग का एक्सपेरिमेंट भारत के अंदर किया जाएगा। इससे पहले चाइना में इस तरह की कोशिशें हो चुकी हैं, UAE में एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन भारत में ये पहली बार होने जा रहा है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि दिवाली के बाद से लगातार जो एयर पॉल्यूशन की स्थिति है वो लगातार गंभीर बनी हुई है। अभी जो हुआ है दिल्ली सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई है कि एक ट्रायल एक्सपेरिमेंट पूरा किया गया है। बुरारी के पास, खेखड़ा एरिया के पास जो है हवा में सिल्वर आयोडाइड के जो केमिकल होता है उसके फ्लेयर छोड़े गए हैं और ये केमिकल करता क्या
क्या है कि जो ऑलरेडी पहले से जो मॉइस्चर मौजूद होता है उसे डेंस बना देता है और ये ड्रॉपलेट्स का रूप ले लेते हैं, जिससे बारिश होती है और साथ में जो प्रदूषण के कण हैं वो भी नीचे आ जाते हैं। तो फिलहाल ये जो ट्रायल है ये पूरा कर लिया गया है। IIT कानपुर इसमें दिल्ली सरकार की मदद कर रही है और अभी जो है पिछले काफ़ी समय से तैयारी की जा रही थी, लेकिन जो हवा में मॉइस्चर है वो पर्याप्त नहीं था। लेकिन जो अब मौसम विभाग कह रहा है कि 28, 29, 30 इन 3 दिनों मॉइस्चर काफ़ी बने रहने की संभावना है और अगर मौसम ने साथ दिया तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली बार प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर प्रदूषण की बात करें, दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में 300 के पार आपको इस वक्त AQI देखने को मिलेगा, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है। हालांकि 1-2 इलाके ऐसे भी हैं, खासतौर पे अगर आज़ादपुर की बात करें या फिर अक्षरधाम की बात करें, जहां 400 को भी क्रॉस किया, यानी कि गंभीर की श्रेणी में पहुंच चुका है। तो इस बात की संभावना है कि ये जो मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ये स्थिति बने रखने की जरूरत है, तो अगर क्लाउड सीडिंग की जाती है तो इससे थोड़ी राहत मिलेगी, इसकी जरूर संभावना है। तो शुक्रिया रोहन दोनों खबरों पर जानकारी देने के लिए। चलिए वक्त एक करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार में बीजेपी ने चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि से चुनाव प्रचार का आगाज किया। पीएम मोदी ने रैली करने से पहले समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम का दौरा किया और जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के परिजनों से भी मुलाकात की। अपनी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी महागठबंधन पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी नेता जमानत पर बाहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि बिहार नई रफ्तार से आगे बढ़ेगा और फिर से एनडीए सरकार आएगी। जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। अब बिहार रुकेगा नहीं। लठ बंधने वाले एक दूसरे को निपटाने में जुटे हैं। वहीं एनडीए के हर कार्यकर्ता को बूथ बूथ पर एकजुट प्रयास करना है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से सीएम पद का फेस घोषित किए जाने के बाद तेजस्वी यादव भी फुल एक्शन में है। सहरसा में रैली के दौरान तेजस्वी ने बिहार में बाहरी बनाम बिहारी का सवाल उठा दिया। अपनी रैली में उन्होंने कहा कि बिहार को 2 बाहरी आज चला रहे हैं, लेकिन बिहार को बिहारी ही चलाएगा और इस बार चुनाव में बदलाव होगा। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी के लिए क्यों डरा जाएगा? बताइए, 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? दिग्गज एड गुरु पद्मश्री पीयूष पांडे नहीं रहे। कल 70 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो शरीर में इन्फेक्शन से पीड़ित थे। पीयूष पांडे ने भारत के आइकॉनिक एड्स और गाने लिखे। उन्होंने मिले सुर, मेरा तुम्हारा से लेकर फेविकोल, एशियन पेंट्स, कैडबरी के लिए मशहूर एड्स लिखे। इसके अलावा पोलियो कैंपेन के लिए 2 बूंद जिंदगी की भी उन्होंने ही लिखा था। 2014 में बीजेपी के लिए अब की बार मोदी सरकार कैंपेन भी पीयूष पांडे ने ही तैयार की थी। पीयूष पांडे ने 1982 में एड कंपनी ओगिलवी को ज्वाइन किया था। 1994 में उन्होंने ओगिलवी के बोर्ड में नॉमिनेट किया गया था। पीयूष पांडे को 2016 में भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। इसके अलावा 2024 में उन्हें LIA लेजेंड अवार्ड भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समेत कई दिग्गजों ने पीयूष पांडे के निधन पर शोक जताया है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। नमक चीनी वाला हर घोल ORS नहीं होता, लेकिन बेवरेज कंपनियां लोगों के साथ ये धोखा कर रही हैं। तो आखिर कैसे ये होता है और ये खिलवाड़ किस तरह से किया जा रहा है, इसी पर ही आज हम कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा कर रहे हैं। शाम 5:57 पर जरूर देखिए।